शहादत अली खां, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है प्रॉपर अंग्रेजों ने कब उस पर कब्जा कर लिया, या प्रॉपर अंग्रेजों का कब हो गया वो इलाहाबाद? यही है, शहादत अली खां 1801 सहायक संधि के बाद उसने इलाहाबाद भी उठा के प्रॉपर दे दिया, बोले एकदम से ले जाओ, एक बार देते हो फिर संधि होती है, फिर रुपए लेकर हमें वापस करते हो, फिर दबाव बनता है, लेके जाओ इसको, खत्म करो कहानी, दे दिया उसने, ठीक है। शहादत अली खां ने ही अंग्रेज़ों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद का क्षेत्र हमेशा के लिए प्रदान कर दिया, ठीक है। ओके, इमामबाड़ा किसने बनवाया? इमामबाड़ा लखनऊ का, और तो कहीं है नहीं इमामबाड़ा। अस्फुद्दौला क्या है इसका जो स्कल्पचर है, विदाउट पिलर्स, इसीलिए भूल भुलैया है ये। उसमें जो है रास्ते ऐसे ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, टूरिज़्म के रूप में उसको डेवलप कर लिया लोगों ने, पर्यटक स्थल के रूप में। तो लोग जाते भूल भुलैया देखते तो भूल जाते हैं, उसी में तो गाइड होते हैं, तो गाइड क्या करते हैं फिर उनको बाहर निकालते हैं, तो गाइड लेके ही हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच में हुई? सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद इसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कब बना? 1756 में। कब तक रहा? 57 तक रहा, 1757, ठीक है। इसकी चुनौतियां, चैलेंजेस, इस गद्दे पर बैठते ही कुछ तो नेचुरल चैलेंजेस है और कुछ बने बनाए, कुछ मतलब बने। नेचुरल चैलेंजेस इसके साथ इसके भाई लोग तथाकथित, ठीक है। तो इसके सामने जो दुश्मन है इसकी मौसी, मौसी है ना, मौसी का क्या नाम है? घसीटी बेगम। सपोर्टेड बाय राय दुर्लभ, कौन है ये? रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हर, उसी का, इसको कहेंगे दीवान। क्या कहेंगे? दीवान। क्लियर है ना? ऐसे लिखते चलिए। तो एक तो ये हो गया घसीटी बेगम। एक्चुअली घसीटी बेगम ही गवर्न कर रही हैं और राय दुर्लभ की मदद से। कहाँ? ढाका, जो एक उप क्षेत्र है। दूसरा शौकत जंग, शौकत जंग कौन है ये? ये पूर्णिया का नवाब है
और उसका कजिन है शौकत जंग, ये भी मौसी का ही बेटा है, पूर्णिया है ना, तो पूर्णिया का नवाब है शौकत जंग। ठीक, 2 हो गए। और तीसरे इसके और अस्थाई दुश्मन, मतलब वो दुश्मन आए ही है, वो बने नहीं, वो है अंग्रेज, जिनसे अभी कोई दुश्मनी नहीं है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटिशर्स का बड़ा केंद्र है वो कहाँ, ये अपने आप को कहाँ सेंट्रलाइज किए हुए हैं? ब्रिटिशर्स कहाँ सेंट्रलाइज्ड हैं इस समय? अभी तो बंगाल में डेवलपिंग चल रहा उनका, बंगाल में सेंट्रलाइज आप नहीं मान सकते, वहाँ तो डेवलपिंग फेज में है। तो प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड कहाँ है? मद्रास। कहाँ? लखनऊ, मद्रास में है। लखनऊ तो वैसे भले भूल भुलैया देखने कभी चले आया हूँ। ठीक है, तो ये मद्रास में जमे हुए हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एट मद्रास, यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है ये। क्लियर? तो मौसी को तो मना लिया इसने, यहां से कंसेंट हो गया, इसने मना लिया, मौसी है मान भी गई, बुजुर्ग आदमी है ना, सबसे बड़ी मौसी है, जाने दो कोई नहीं। शौकत जंग मानने वाला नहीं है, कोई भी स्तर से मानने वाला है ही नहीं। मनिहारी के युद्ध में इसे पराजित कर मार दिया। वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ मनिहारी। कब? 1756 में ही, आफ्टर कोरोनेशन है। मनिहारी के युद्ध में पराजित कर इसे मार दिया, किल्ड इन बैटल ऑफ मनिहारी। ठीक है, तो बस मार दिया, यही ध्यान में रखिए। मनिहारी वगैरह बहुत इंटरनल चीज़ है, ये जल्दी आता नहीं जीएस में, लेकिन अब यहाँ क्रम बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए लिखा है। ठीक, बच्चे अंग्रेज, ये चुपचाप बैठे, इनकी कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों का तो उत्तराधिकार का संघर्ष है। अंग्रेजों ने क्या स्टार्ट किया? ये कुछ नहीं कर रहे हैं सिराजुद्दौला के साथ, ये जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टर्ब करना हो तो तुम करो, ये क्यों करेंगे? ब्रिटिशर्स ये आपके डिस्टर्ब करने का वेट करते हैं, खुद पहल नहीं करने वाले हैं, ये केवल अपना काम करते हैं। अगर कोई डिस्टर्ब इनको नहीं कर रहा है तो ऐसा काम करेंगे कि आप करो, डिस्टर्ब करने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पर इन्होंने फोर्स ही किया है, किसको? सिराजुद्दौला को। एक्चुअली फोर्ट विलियम की 2 चीज़ें हुई हैं, इन्होंने 2 काम स्टार्ट किए हैं। एक तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम समझ में आ रहा है? एक काम तो इन्होंने शुरू कर दिया, फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी। फोर्ट विलियम जो इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट के नाम पर गोविंदपुर, कालकाता, सुल्तानाती 3 गांव जमींदारी जब इनको मिली हुई थी, जहां पर उन्होंने ब्रिटेन के सम्राट के नाम पर फोर्ट विलियम की स्थापना करी थी ट्रेड सेंटर के रूप में, उसको फोर्टिफाइड करने लगे, चारों ओर से बढ़िया दीवार वगैरह बना के सैनिक रखने, मतलब एक प्रकार से वो किला जैसे एक राज्य का किला नहीं होता है, सुरक्षा भावनाओं से, मोटी मोटी दीवारें, ऊपर तोप रखी रहे, नीचे बगल में रूम बना रहे, वहाँ सैनिक रह रहे हैं, रसद सामग्रियाँ हो, जैसे हिंदुस्तान उन्हीं का हो, आराम से बनवा रहे हैं। बंगाल जो है जैसे उनके पिताजी आके स्थापित करके यहाँ चले गए, आराम से करवा रहे हैं।
पूछा नहीं सिराजुद्दौला से, जबकि उसके राज्य में वो स्थित है। ठीक। दूसरा काम, अच्छा मौसी तो मान गई इधर, क्या लगता है कि राय दुर्लभ जो बड़ी उम्मीदों के साथ मौसी के साथ लगा हुआ था, दीवान है, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद जो ढाका की जो पूरी नवाबी है और पूरा जो प्रोटोकॉल है उसने अपने हाथ में कैप्चर किया हुआ है, तो मौसी मान गई तो उसको तो अच्छा नहीं लगा होगा ना, क्योंकि इसी बहाने उसकी चल रही थी। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन अकेले कर क्या सकता है? शौकत जंग से कोशिश किया तो शौकत जंग तो पहले ही निपटा दिया गया। तो बच्चे अंग्रेज, अंग्रेज कुछ नहीं करे। ये जो राय दुर्लभ है ये डायरेक्ट खुद तो नहीं, इसका पुत्र है, उसका नाम है कृष्ण बल्लभ, कृष्ण बल्लभ। राय दुर्लभ ने अपने पुत्र कृष्ण बल्लभ को अंग्रेजों से ढेर सारा पैसा लेकर के उसके संरक्षण में दे दिया। बोले इसको ले जाओ, कुछ ट्रेनिंग दो, कैसे क्या करना है, इसके बदले मुझे पैसा दीजिए। अब ये केवल विरोध मोल लेना है, और अंग्रेजों ने ले भी लिया, क्योंकि ये स्टार्टिंग अंग्रेज कर रहा है, वो डायरेक्ट युद्ध करके जीत नहीं सकता, वो अंग्रेजों को फ्रंट पे लाना चाह रहा है। अंग्रेज शुरू कैसे करे? तो राय दुर्लभ ने अपने बेटे कृष्ण बल्लभ को अंग्रेजों की संरक्षण में दे दिया पैसे लेकर। ठीक है, गिव टू द अंडर ब्रिटिशर्स, राय दुर्लभ gave his son कृष्ण बल्लभ अंडर द ब्रिटिशर्स या टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एट द एक्सचेंज ऑफ बिग मनी, बिग मनी, वेल्थ तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, ढेर सारा पैसा लेकर के उसने दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? तो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी, राय दुर्लभ ने कृष्ण बल्लभ को भी दे दिया, साथ ही फ्रांसीसी भी चंद्रनगर की किलेबंदी करने लगे। इसको भी मेंशन कर लीजिए, साथ ही फ्रांसीसी भी चंद्रनगर की किलेबंदी कर। फ्रांसीसियों से यहां कोई लेना देना नहीं, बस एक ये भी काम बगल से होने लगा, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, as well French also started the fortification of Chandranagar. As well French also started the fortification of Chandranagar. अब ये यूरोपियंस का रिएक्शन है, वो अपना काम, फ्रांसीसी भी अपना काम कर रहे हैं, अंग्रेज भी अपना काम कर रहे हैं, हालांकि अनाधिकार अपना काम कर रहे हैं, विदाउट राइट, विदाउट परमिशन। दूसरे के यहाँ जाते हैं, अगर कुछ हम करना होता तो पहले परमिशन लेते हैं, दूसरे के यहाँ जाकर के विदाउट परमिशन हम नहीं कर सकते। इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया विदाउट परमिशन। परमिशन किससे ले रही थी? सिराजुद्दौला से, पूछा नहीं। इंटरफेयर इधर का क्या हुआ? कृष्ण बल्लभ भी चला गया। ठीक, इतना क्लियर है? तो इसके जो प्रॉपर अगेंस्ट सामने आए या सिराजुद्दौला की जो चैलेंजेज हैं वो मौसी हैं, हालांकि उनको कुछ दिन के लिए मना लिया गया, लेकिन कृष्ण बल्लभ ने ढेर सारा पैसा लेकर के अपने पुत्र राय दुर्लभ ने अपने पुत्र कृष्ण बल्लभ को ढेर सारा पैसा लेकर के अंग्रेजों के संरक्षण में दे दिया। शौकत जंग भी विरोधी था, लेकिन उसको मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया फोर्ट विलियम की किलेबंदी, साथ ही फ्रांसीसियों ने भी। सिराजुद्दौला को सूचना मिली, सिराजुद्दौला इतना सब हो रहा, मुझको किसी ने कुछ बताया नहीं। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। As Sirajuddaulah got the information, he ordered. As the Sirajuddaulah got information, he ordered to stop the fortification work
टू ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच बोथ, दोनों को उसने फोर्टिफिकेशन रोकने का आदेश दिया। और कृष्ण बल्लभ को वापस करने का भी आदेश दिया, एंड ऑर्डर टू रिटर्न कृष्ण बल्लभ टू ब्रिटिशर्स, टू ब्रिटिशर्स, ऐसा। मतलब फोर्टिफिकेशन रोकने के साथ उसने कृष्ण बल्लभ को वापस करने का भी, एक के साथ एक एडिंग आता है तो यही है, ठीक है, आदेश दिया टू ब्रिटिशर्स। क्लियर यहां तक? अब आदेश दिया, अभी लोग करेंगे क्या? देखो, फ्रांसीसी तो एक काम कर रहे थे, चंद्रनगर किलेबंदी, फ्रांसीसी मान गए। तो अगली लाइन पर आप नोट कर सकते हैं, फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रेंच एक्सेप्टेड द ऑर्डर्स, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अब वो तो मौका ढूंढ रहे हैं ना, वो क्यों मानेंगे? लेकिन अंग्रेज नहीं माने, बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ नवाब। क्लियर होगा यहां तक? द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ नवाब। इसको यहीं रोक दीजिए। अब आगे की प्रतिक्रिया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर 20 जून 1756, इसको ऐसे नोट करें, अटैक्ड ऑन कलकत्ता on 20 June of 1756 and captured that. और उस पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर मुर्शिदाबाद वापस लौटाया एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद after appointing मानिक चंद as हेड ऑफ कलकत्ता, प्रभारी हालांकि बनाया तो लिख लो, ठीक है, हेड ऑफ कलकत्ता, और मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर मुर्शिदाबाद लौट आया। कलकत्ता पर अटैक किया, मतलब कलकत्ता मीन्स फोर्ट विलियम, क्योंकि जो भी इनकी एक्टिविटी हो रही थी फोर्ट विलियम के सेंटर से हो रही थी ना, ब्रिटिशर्स की, इनका सेंटर तो वही था, हालांकि वो कलकत्ता है, उस पर अटैक किया
उसको पराजित किया, कब्जा किया, अंग्रेजों की जो भी उसमें जो भी इनरोलमेंट था उसको समाप्त किया और वापस मुर्शिदाबाद लौटाया। अब अभी तक जो अंग्रेज होल्ड कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उन सब को खत्म करके मानिक चंद को अपॉइंट कर दिया, जो भी उनको राइट्स मिला हुआ था वो भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मानिक चंद को उसने अपॉइंट कर दिया, चला आया। इसी दिन ब्लैक हॉल की घटना हो जाती है। ब्लैक होल कहीं कहीं है यार, बट हमको हॉल नहीं, हॉल, ब्लैक होल तो वो अंतरराष्ट्रीय, वो क्या कहते हैं, तो भौगोलिक घटना है ना। और ये कमरे की घटना हॉल वाली है तो ब्लैक हॉल होना चाहिए, ब्लैक हॉल। इसी दिन ब्लैक हॉल की घटना हो जाती है। एंड an event named Black Hall and an event named Black Hall was held on this date। ठीक है, was held on this date, इसी तिथि को, इसी दिन एक ऐसी घटना, on this day, कौन सी घटना हो जाती है? ब्लैक हॉल। तो एक हेडिंग है ब्लैक हॉल की घटना, इवेंट ऑफ ब्लैक हॉल। कब? 20 जून 1756। एक्चुअली वो तो चला आया मुर्शिदाबाद। अब यहाँ पर एक्चुअली इस घटना के बारे में पहले आप इन लोगों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? द ओनली सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन is description of Halwell डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉलवेल। इस घटना का एकमात्र स्रोत हालवेल का डिस्क्रिप्शन है, उसका जिक्र है। ठीक है, हालवेल एक्चुअली एक अंग्रेज था, हालांकि नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजी था वो। और ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी कोठरी थी 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी। 18 गुणे 14 फीट 10 इंच का एक रूम है। और 26 जून की रात 146 अंग्रेजों को उसमें ठूस ठूस कर बंद कर दिया गया। अब जिसकी कैपेसिटी पूरी तरह 1 इंच भी बचे ना तो 50 की हो, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम कोई प्लेस ना छूटे तो उसमें 50 लोग आ सकते थे। और कितने भर दिए गए? 146। अभी जून की गर्मी आपको याद है ना। और उस समय जब कोई एसी पंखा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं है, तो ठूस ठूस के भर दिया गया। होता नहीं, जब किसी चीज़ में ज़्यादा चीज़ें भरनी होती है तो ठूस ठूस मतलब कि पहले तो एक बार प्रॉफिट आ गया, फिर इसको पूरी ताकत लगा के बिठाएंगे थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, फिर इसको 2 लोग उसमें कूद के पूरी तरह दबा दबा के पैरों से, फिर जो जगह बचेगा फिर उसमें तो ऐसे जो है उसमें अंग्रेजों को भरा गया। सुबह 23 जिंदा मिले थे।
तो ये हालबेल कह रहा है कि उन 23 लोगों में जो जिंदा मिले थे मैं भी एक हूं। बोले तुम बच कैसे गया? उसने कहा मुझको सबसे बाद में ऐसे बंद कर दो, मतलब किनारे में पड़ गए ना, तो हमको मिलती रही ऑक्सीजन दरवाजे के साइड से। तो इसने केवल इस घटना की जिक्र किया। बाकी उस समय के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने ज़्यादा घटनाओं की चर्चा की है, तत्कालीन इतिहासकार, उनका नाम है गुलाम हुसैन स्यारुल मुतखरीन। तो ज़्यादा विश्वसनीय उन्हीं का जो है इंफॉर्मेशन है जो वो देते हैं स्यारुल मुतखरीन में। लेकिन ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है, और सिराजुद्दौला ने भी इनकार किया है। कुछ मतलब इनकार क्या किया उसने, तो इस प्रकार की कोई बात ही नहीं कि वो वापस मुर्शिदाबाद चला गया। तो वहां से मतलब उसको जानकारी भी थी तनिक से सिराजुद्दौला की, ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। तो कुछ लोगों का कहना है मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है अंग्रेज़ों की, भारतीयों पर हिंसा का आरोप लगाने का, हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने का, ताकि वो दमनकारी नीति अपना सकें, मतलब स्ट्रिक्ट स्टेप ले सकें अगेंस्ट इनकी। ठीक है, तो ये एक ऐसा भी हो सकता है। बस जो भी है यही है, हालबेल एकमात्र स्रोत है जो इस घटना की जिक्र करता है। फिलहाल इसमें जो हुआ वो आप नोट कर लीजिए। जो ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है कि एक 20 जून की रात 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच, फीट को ऐसे लिखा जाता है, ये रूम में 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस के भर दिया गया। ठीक है, देयर filled the 146 Britishers in a room of, इतना गुड़े इतना ऐसे लिख लो, in a room of 18 feet into 14 feet 10 इंच। ऊपर 1 रहेगा तो इसको फिट कहते हैं, और 2 लगा दोगे तो इंच कहते हैं उसको। ठीक है, ये मानक मतलब ये वो है तरीका, इंडिकेशन है। तो 18 फीट 18 गुणे 14 फीट 10 इंच दिख रहा है सबको। इन ए रूम, इनटू ए रूम। ठीक है, सुबह जिसमें 23 जिंदा मिले, एट इन द मॉर्निंग देयर सेव 23 alive only. They are saved 23 alive, including हालबेल also. हालबेल के सहित सुबह केवल 23 जिंदा। ठीक है, 23। यही घटना ब्लैक होल के नाम से जानी जाती थी। 7 इज नोन एज बाय द नेम ऑफ ब्लैक होल इवेंट। किसी भी भारतीय स्रोत में इसका जिक्र नहीं है। देयर इज नो मेंशन इन एनी इंडियन सोर्स। क्लियर, स्टॉप। तो ये रिएक्शन है किसका? सिराजुद्दौला का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड क्रिस वल्लभ, ठीक है, के अगेंस्ट उसने लिया। ब्लैक होल की घटना एक सामने आई। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज जो है जा करके सब भाग के फुल्टा द्वीप पर फिर शरण लिए। सारे अंग्रेज फिर शरण कहाँ लिए? फुल्टा। वही एक द्वीप बचता है जहाँ पर लोग, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है, जहाँ पर लोग शरण लेते हैं। सारे अंग्रेजों ने कहाँ शरण लिया? फुल्टा द्वीप। ठीक है, द ऑल ब्रिटिशर्स ऑफ फ्रॉम हुगली और कलकत्ता, द ऑल ब्रिटिशर्स फ्रॉम कलकत्ता took the shelter at फुल्टा आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। फुल्टा के बारे में हमने बताया भी है।
एक बीमारू सा द्वीप है जो कोई सुविधाओं से युक्त नहीं, वहाँ सारी कोई कंफर्टेबिलिटी, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो लोग संरक्षण इसलिए लेते हैं कि वह जो पीछा कर रहा है वो भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ ऐसी असुविधा है कि जल्दी कोई नहीं जाना चाहता। तो कोई अगर मारने के लिए भी पीछा किया हुआ है तो वो भी वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा तो फुल्टा द्वीप पर जाकर के शरण लिए, ये माहौल है। एक बार पहले भी फुल्टा द्वीप पर शरण ले चुके हैं। कब? औरंगजेब के समय, जब वो मार के भगाया था, तब भी वहीं जाके, तब वहां पर जॉब चार्नोक ने जो है प्रयास किया और फिर इनकी वापसी हुई। ठीक है, खैर अब आगे, या तो वहां से ब्रिटेन चले जाएं या हुगली खाली कर दें, काम खत्म करें, और या तो फिर कोई प्रयास करें। हालांकि अंग्रेज हैं, खाली करने का तो काम करेंगे नहीं, भाग जाएं, छुट्टी कर दें। इतना ही करना होता, इतनी मेहनत से वो आए ही क्यों, है ना। तो आफ्टर दैट इस घटना की सूचना मद्रास सेंटर को दी गई, भाई मदद करो, क्योंकि वो भाई उधर बैठा है मद्रास में। अंग्रेजों का जो मेन सेंटर है कहाँ है? मद्रास है। ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ बंगाल हैड बीन गिवन टू द मद्रास सेंटर, मद्रास सेंटर को दी गई। उसी समय रॉबर्ट क्लाइव एक व्यक्ति है, वो क्लर्क के रूप में सेना में आया था, वहाँ से भर्ती होकर के इंग्लैंड से नया नया अपॉइंट हुआ और क्लर्क के रूप में आया था सेना में, ब्रिटिश सेना में। रॉबर्ट क्लाइव नया नया भर्ती होकर आया हुआ था। तो अब सिराजुद्दौला की सेना से कौन टकराए जाके, प्रॉपर युद्ध कौन करे? इतनी भाई, ये तो आत्महत्या करने के बराबर है। यहाँ की सेना अभी लाखों की सेना है, अंग्रेजों के पास अंग्रेज कितने हैं? तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। क्लाइव से कहा, भाई क्लाइव तुम जाओगे? क्लाइव ने कहा ऐसे ही फांसी चढ़ा दो, वहां जाके मार, मतलब वहां जाकर के मर्डर कराने का क्या वो है, यहीं पर मार दो। जाने का मतलब सीधे आत्महत्या कर लेना है, उतनी बड़ी फौज से लड़ने का मतलब। लेकिन क्लाइव ने फिर सोचा, यार क्लर्क बन के आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा तो सीनियर क्लर्क बन जाएंगे, अपॉर्चुनिटी है। उसने कहा अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, अब अपने ऊपर है कि इसको एक्सेप्ट करें या छोड़ दें। उसने कहा एक्सेप्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी क्लर्क रह के जी के क्या करेंगे, मरी जाएंगे तो भी बड़ा नाम होगा इतिहास में, मुआवजा ऊपर से बढ़िया मिल जाएगा। तो आदमी को टेंशन रहती है परिवार की, क्या होगा, तो उतना तो कंपनी वाले मुआवजा दे ही देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक ठाक पैसा, और इतिहास में नाम हो। या तो मरेंगे तब भी नाम होगा, हो जाएंगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएंगे। उसने लिया, मौका आया, उसने लिया। उसने कहा कोई नहीं, सेनापति वाला ड्रेस लाओ, सब लेके आए, अपना पिस्टल उस्टल बख्तर बंद सब लगा होगा के चलो। आया बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, बोले आ तो गए, अब हिम्मत नहीं पड़ रही, करें क्या। तो कलकत्ता का प्रभारी है मानिक चंद, उसने किसी के माध्यम से मानिक चंद का हालचाल लेने भेजा, क्या हाल है, कैसे है वैसे। तो आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही देता है। अब मानिक चंद लगा बुराई करने सिराजुद्दौला की, कुछ नहीं ऐसे काम बता देते, पैसा देते नहीं है, जो फ्रस्ट्रेट रहता है वो निकाल ही देता कहीं ना कहीं, किसी न किसी बहाने। उसको बस मौका मिल गया, क्योंकि वो कमी वो वैक्यूम, वो खाली जगह पकड़नी थी जहां कुछ भरा जा सकता था। और खाली जगह क्या मिल गई उसको? एक अंतर विरोध अगेंस्ट सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसके कर्मचारियों में भरा हुआ असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन। वो जो भरा हुआ असंतोष है, एक खालीपन है अंग्रेजों के लिए कि यहां कुछ सेटिस्फैक्ट्री चीजें भरी जा सके। असंतोष मतलब जो सेटिस्फैक्शन है उससे रिक्त है जगह, तो अगर किसी भी रूप में कोई सेटिस्फैक्शन दो तो भरा जाएगा ना, उसमें झोली खाली है उसकी सेटिस्फैक्शन से, सब अनसेटिस्फाई है। उसने कहा मानिक चंद भाई टेंशन न लो, हम हैं, विश्वास रखो अपने भाई पर। अब उसको इतना नहीं भरोसा कि कब का भाई हो गया यार, ये अंग्रेज का है, ये मतलब कौन भाई है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्या पैसे इसको, अब जाते समय उसने उपहार दिए 1 लाख रुपए, 50 लाख, जो भी, मतलब अब ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। उसने कहा ये राया उपहार ही इतना बड़ा इसे देके जा रहा है, भाई इसको रखो देखना, बाकी कोई काम हो।
अब मानिकचंद असंतुष्ट किससे था? काम ढेर सारा, जिम्मेदारी बहुत है, पैसा मिल नहीं रहा है। उसको लगा यार ये काम का बंदा है, ये केवल भेंट अगर इतनी दे के जा रहा है तो अगर कुछ तय किया जाए। ऑफरिंग मिल गई। कुल मिलाकर के मुद्दा एक 2 जनवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव आया। यहां तक मेंशन कर लीजिए, केवल एक लाइन में मेंशन कीजिए। मद्रास सेंटर को सूचना मिली, यहां तक लिखा है। वहां से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश सेनापति या कंपनी का सेनापति बनाकर बंगाल भेजा गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एज द कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव एज द कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was sent to Bengal to manage the situation. To manage the situation में जाओ जो मन करे सुखाओ। ये भी चैलेंज तो पहले का, वहां जाने का मतलब मौत का सामना करना है। तो जब हथेली पे जान लिए हैं तो फिर क्या परवाह, चलते हैं, देखते हैं, कुछ हो सकता अच्छा हो ही जाए, है ना। ये बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि रिस्क तो है हर जगह, रिस्क तो हर जगह है। जो लेता है वो सफल भी हो जाता, जो नहीं लेता तो बैठे रहे भाई, फेल नहीं हुए कभी। अब ये कथन तब आता है कि जब कभी एग्जाम में भी नहीं बैठे। भैया हम कभी नहीं फेल हुए, क्यों? आज तक एग्जाम दिए ही नहीं। तो एग्जाम देंगे तभी फेल पास कुछ होंगे, देंगे ही नहीं तो फेल तो नहीं होना है, तो कंफर्म है। पास भी नहीं होना है, क्योंकि उसके साथ वो बिल्कुल इनबिल्ड है, जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। अब कहानी मैंने बता दी, केवल एक लाइन फाइनल रिपोर्ट आप नोट कर लीजिए। उसने मानिकचंद को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। 1957। हाँ, अब जनवरी आ गई ना, तो 57 तो आ ही जाएगा। 2 जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी अभी मैं लिखवा दूंगा। उसने, ऐसा लिखे, पहले इतने लिखे जितना हम बोले। उसने मानिकचंद को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। ही मर्ज्ड द मानिकचंद विद हिम, अपने साथ मर्ज कर लिया, विद हिम, या मेड सपोर्टर ऑफ हिम, ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों बातें एक ही है। बाई गिविंग रिश्वत, यानी कि घूस, बाई ऑफरिंग ब्राइब टू मिस्टर मानिकचंद। मानिकचंद को ढेर सारा रिश्वत ऑफर करके उसने उसको अपनी ओर मिला लिया। और एंड 2 जनवरी 1757 को एंड 2 जनवरी 1757, on 2 जनवरी 1757 क्लाइव कैप्चर्ड द कलकत्ता। मानिकचंद को मिला ले, समझो कलकत्ता उसके हाथ में आ गया। और क्या, एक्चुअली एक था, कौन था यार वो, यहीं लिखा हुआ, अमीचंद। वो मिल गया मानिकचंद को, इसको क्लाइव को। पहले वो लाइजनर था, वो डायरेक्ट नहीं जाता था। डायरेक्ट गया, देखा 1 लाख की सेना, वापस चला आया। उसने कहा क्या मामला है? छोड़ो जाने दो यार, वैसे मिलने, हालचाल क्या है देखने आए। वो बताया नहीं कि लड़ने आया हम। स्थिति यही थी। ये अमीचंद का, रुको हम कुछ करते हैं, इसको कुछ पैसे से दे करके। तो ये सारी जितनी ये लाइजनिंग हुई है ना, ये चाहे मानिकचंद हो, चाहे इसके बाद मीर जाफर हो, सबसे कई लोगों से हुई है। ये पूरा, ये डायरेक्ट वो नहीं गया है, उसको पता नहीं ये लोग ईमानदार निकल जाए तो तुम लटका देंगे हमको सीधे। तो डायरेक्ट कौन ऑफर करे घूस? कभी कभी होता नहीं, कुछ लोगों के अंदर देशभक्ति होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमको घूस देने की? इधर आओ, फिर वहां ले जा किनारे बताएंगे कि नहीं नहीं ठीक है। तो हो सकता है किनारे बताने वाले भी ना हो, है ना।
तो कोई बाहर से आकर के इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। जो पूरा लाइजनर है ना वो ये है अमीचंद, वो जाकर सबको सेटलमेंट वही किया है। उसको पता था ना, वो यहाँ का था, तो उसको पता था सबके सब सिराजुद्दौला से असंतुष्ट हैं सभी मामलों में, वो असंतुष्टि का लाभ लिया जा सकता है। तो 2 जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव का दिल्ली पर कलकत्ता पर कब्जा हो गया। ठीक है। सिराजुद्दौला को सूचना मिली तो सिराजुद्दौला ने संघर्ष नहीं किया, उसने कहा यार छोड़ो जाने दो, वो समझदार है भी थोड़ा। सिराजुद्दौला ने आकर 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है। सिराजुद्दौला ऑन 9 फरवरी 1957 सिराजुद्दौला made a treaty named Treaty of Alinagar, made a treaty with Robert Clive, named Treaty of अलीनगर। कब? ये अलीनगर जो है ना, ये सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता का दिया गया नया नाम है, कहीं नोट कर लो। अलीनगर अभी नया आया है, लेकिन है ये कलकत्ता। कलकत्ता का जो नया नाम है वो सिराजुद्दौला ने दिया है अलीनगर। तो अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया कलकत्ता का नया नाम है। अलीनगर इज द न्यू नेम ऑफ कलकत्ता गिवन बाय सिराजुद्दौला। 9 फरवरी को अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अंग्रेजों को उनके पुराने अधिकार वापस मिल गए। द ब्रिटिशर्स या द कंपनी गॉट देयर ओल्ड राइट्स। कंपनी को उसके पुराने अधिकार, अंग्रेजों को उसके पुराने अधिकार वापस मिल गए। कंपनी गॉट देयर ओल्ड राइट्स। ठीक है। और फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने की अनुमति भी मिल गई एंड परमिटेड टू फोर्टिफाइड and permitted to fortified of Fort William, fortified of Fort William, और फोर्ट विलियम की फोर्टिफाइडिफिकेशन के लिए उनको परमिट मिल गई। ठीक है। ओके, हो गया, ये हो गया। टिस बल्लभ का जिक्र यहाँ नहीं हुआ, वो भी शांत रहे, ये भी शांत रहे, क्या मामला पता नहीं, उस पर सब साइलेंट मामला है, वापस करने के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई। तो अंग्रेजों को उनको, अंग्रेज मतलब रीस्टाब्लिश कर गए, और फोर्ट विलियम के फोर्टिफिकेशन पर विवाद हुआ था तो उसको भी उनको परमिशन मिल गया कि फोर्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन बट आफ्टर दैट the Britishers attacked on French center ऑफ चंद्रनगर। इसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि फोर्टिफिकेशन को आदेश उनको दे दिया, तो इधर
फ्रांसीसी तो चुपचाप बैठे थे ना, तो इसने उसका तुम भी बना लो यार। एक्चुअली फ्रांसीसी वो हैं जिन्होंने भारतीयों की बहुत मदद की। फ्रांसीसियों की भारतीय राज्यों के साथ बनती अच्छी थी, इसलिए फ्रांसीसियों के बारे में कहा जाता है कि ये भी भारत की सत्ता की दावेदारी के लिए एक बड़ी उम्मीद थे, नो डाउट, क्योंकि भारतीयों का साथ इनका बड़ा जबरदस्त था। ये तो बहुत मिसबिहेव हुआ है उनके कर्मचारियों के द्वारा, इवन कंपनी के मालिकों के द्वारा भी, फ्रेंच सरकार के द्वारा भी, तो फिर सब सत्ता चली गई हाथ से। एक्चुअली आई हुई सत्ता उनके हाथ से चली गई, ये बड़ा रीजन क्रिएट हुआ है, ऐसे नहीं फ्रांसीसी हारे हैं। तो फ्रांसीसियों ने एक अच्छा तालमेल बना लिया था यहां पर, क्योंकि आप देखिए जितने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हुई लगभग भारतीय सेना में फ्रांसीसी जरूर मदद किए हैं, इवन लड़े भी हैं साथ साथ। और मॉडर्नाइजेशन, सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी बड़ी मदद किए हैं, क्योंकि भारत में तो परंपरावाद है, वही तीर तलवार कमान, ये तो युद्ध की आधुनिक परंपरा, ये तोप गोले बारूद बंदूक ये सब सारी चीजें, और ये सब तो वो दिए हैं ना। फिर सेना का एक अनुशासन डिसिप्लिन, ये रेड परेड जो भी है, यहाँ की सेना तो भेड़ों तरीके से लड़ती थी। यहाँ लाइन लगा के चलना, परेड करना, सिस्टम चलना, बंटवारा, अगली से टुकड़ी क्या है, पिछली टुकड़ी क्या है, ये सब कुछ नहीं, बस इकट्ठे टूट पड़ते थे, मारपीट के खत्म कर देते, क्योंकि संख्या होती थी ज्यादा इनकी, अगली सेना की संख्या होती है कम, तो बल के आधार पर जीत लेते थे। सिस्टम थोड़े ना होता था कोई। अब सिस्टमेट जो पूरा सिस्टम डेवलप किसी ने यूरोपीय पैटर्न को कराया यहां पर, ये फ्रांसीसियों का बड़ा रोल है यहां पर। तो हर स्तर पर उन्होंने मदद किया, अस्त्र शस्त्र से मदद किया, टेक्नोलॉजी से मदद किया, सिस्टम से मदद किया, डायरेक्ट मदद किया, सीधे लड़े भी जाकर के। तो बनती अच्छी थी फ्रांसीसियों की, तो ये भी लोग उनके लिए कर देते थे, तो वो तो चुपचाप बैठ गए, फ्रांसीसी मान गए हमको फोर्टिफिकेशन नहीं करना, फिर चुपचाप बैठे रहे, उनका कोई विरोध नहीं। ये तो पूरा संघर्ष अंग्रेजों के साथ हो रहा है। फिर जब अंग्रेजों को कहा गया कि तुम फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो फ्रांसीसियों को कह दिया भाई तुम भी कर ले, अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष एक कठिन संघर्ष, उसको पता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये लड़ रहे हैं, इनको कहीं से भी हल्के मत लो। तो अंग्रेज कहीं भी अपने समानांतर जहां फ्रांसीसी हैं वहां पर उनको शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। सो अंग्रेजों को बुरा लग गया, ये कैसे बना लिए फोर्ट, हम तो बना ही रहे, मतलब ये भी, उन्होंने अटैक कर दिया। अब चूंकि फ्रांसीसी, इसीलिए मैंने इतना बताया, फ्रांसीसी भारतीयों के अच्छे सपोर्टर होते थे। सिराजुद्दौला को बुरा लग गया, तो उसने कहा ये तो गलत बात है भाई, मैंने आदेश दिया, मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो सिराजुद्दौला फिर कोई ऑफर नहीं किया संधि वगैरह का इसके बाद, और सीधे युद्ध के मैदान में फिर दोनों की भिड़ंत होती है। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव की ग्राउंड बन चुकी थी, वो युद्ध ढूंढ ही रहा था। ये अमीचंद है ना, छोटा आदमी, ये हाथी के लिए चींटी का काम कर रहा, और उस चींटी का काम कर रहा जो उसके नाक में घुस गई सूंड में। चींटी उस हाथी के सूंड के अंदर घुस चुकी है, ये अमीचंद खत्म ही कर देगी। इसलिए छोटे लेवल पर तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहना पड़ता है। फिलहाल तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जमीन तैयार कर ली, अब तो लड़ाई ढूंढ रहा है वो, लड़ो, क्योंकि लड़ने वाले वहीं के लोग हैं। एक्चुअली प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो दिखावे के लिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, एक्चुअली ये युद्ध तो हुआ ही है किसके बीच में, ये मीर जाफर यानी उसकी सेना और उसके बीच में हुआ है। मीर जाफर चीफ कमांडर इन चीफ है सिराजुद्दौला का, ये लड़ाई तो उनकी है यार एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। ये लिखा ना, फ्रांसीसियों की बस्ती पर, चंद्रनगर की बस्ती पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। सो द बैटल बिकम कंपल्सरी, सो द बैटल बिकम कंपल्सरी, अतः युद्ध अब अवश्यंभावी हो गया, अवश्यंभावी। हिंदी वाले नोट कर लो, ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ता है, सही से लिख दे रहे हैं।